सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। विराम चिन्ह को समझने के लिए इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सुनो मत जाओ, सुनो मत जाओ। पहले वाक्य में सुनो के बाद अल्प विराम लगा है और वहाँ कुछ रुकने से वाक्य का अर्थ हो गया बात सुनो मत जाओ। और दूसरे वाक्य में मत के बाद अल्प विराम लगा है और यह विराम चिन्ह लग जाने से वाक्य का दूसरा ही अर्थ हो गया है, यानी किसी की बात मत सुनो और चले जाओ। इससे स्पष्ट है कि विराम चिन्हों का प्रयोग हमारे कथन के अर्थ में आश्चर्यजनक परिवर्तन कर देता है। इसीलिए विराम चिन्ह का सही स्थान पर लगाना बहुत आवश्यक है। तो विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए आज हम इन विराम चिन्हों को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम यानी कॉमा। वाक्य में जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़ता है वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए भी अल्प विराम लगाया जाता है। वाक्य के मध्य शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए अल्प समय के लिए रुका जाता है, वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। अल्प समय के लिए रुका जाता है ना, थोड़े समय के लिए रुका जाता है, वहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान ये सभी भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर बताया था कि एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम लगाया जाता है। यहाँ भी एक से अधिक भगवान का वर्णन है, इसीलिए अल्प विराम लगाया गया है। दूसरा वाक्य देखिए, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। आगे देखिए, हमारा अगला विराम चिन्ह है अर्ध विराम। पूर्ण विराम की अपेक्षा कम अवधि के लिए रुकने पर प्रयोग में लाए जाने वाले चिन्ह को अर्ध विराम कहते हैं। अर्थात जहाँ अल्प विराम से ज़्यादा और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण, सूर्यास्त हो गया, लाली माँ का स्थान काली माँ ने ले लिया। दूसरा उदाहरण देखिए, हम इस समस्या से लड़ेंगे, इसे सुलझाएंगे और जीत दर्ज करेंगे। आगे देखिए, अगला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह वाक्य के अंत का सूचक है। यह चिन्ह यह बताता है कि वाक्य यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अर्थात जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे राम खाना खाता है। दूसरा वाक्य देखिए, मैंने अपना काम पूरा कर लिया। यहाँ प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। उपविराम, जब किसी कथन को अलग दिखाना हो तो यहाँ पर उपविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रदूषण एक अभिशाप, यहाँ पे प्रदूषण को अलग दिखाना है, इसीलिए उसके आगे उपविराम चिन्ह लगाया गया है। विज्ञान वरदान या अभिशाप, यहाँ पर विज्ञान और वरदान या अभिशाप इनको अलग अलग करके दिखाना है, इसलिए इसके दोनों के बीच में उपविराम चिन्ह लगाया गया है। हमारा अगला विराम चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। वाक्यों में बातचीत करते समय हर्ष, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, क्रोध आदि के भाव प्रकट होते हैं। ऐसे भाव प्रकट करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अर्थात विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विस्मय, घृणा, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण, आहा, यहाँ पर आहा लिखा है, उसको आहा करना है। आहा कितना सुहावना मौसम है। आहा कितना सुहावना मौसम है। आहा ये हमारे विस्मय को प्रकट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया गया है। दूसरा उदाहरण देखिए, वाह कितना सुंदर वृक्ष है। वाह के बाद
विस्मयादिबोधक चिन्ह। वाह कितना सुंदर वृक्ष है। अगला विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है। प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह इस बात का संकेत है कि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे उदाहरण देखिए, वह क्या लिख रहा है। यहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखिए, ताजमहल किसने बनवाया। यहाँ पर भी प्रश्न पूछने का पता चल रहा है, इसीलिए इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। तो जिन वाक्यों से प्रश्न पूछने का बोध होता है उन वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। तो विद्यार्थियों, आगे के विराम चिन्ह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो विराम चिन्ह पढ़ाए गए हैं उसे उदाहरणों के साथ अपनी नोटबुक में लिखिए। धन्यवाद।